कहानी की शुरुआत में हम एक अमेरिकन स्नाइपर मैथ्यू और उसके साथी आइजक को देखते हैं। दोस्तों, ये समय होता है 2007 का, जब अमेरिका ने इराक को जंग में हरा दिया होता है। जिसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक फैसला लिया होता है कि इराक में बंद पड़े पाइपलाइन के काम को फिर से शुरू किया जाए। लेकिन अभी भी उस पाइपलाइन के पास कुछ लोग छुप के इन पे हमला कर रहे थे, जिसकी वजह से इनके कई सारे साथी मारे गए होते हैं। इसलिए अमेरिकी सरकार ने फैसला लिया होता है कि वो यहाँ नए बिल्डर भेजने के पहले इन आतंकवादियों का खात्मा करे। उसी के लिए स्पेशल तौर पर मैथ्यू और आइजक को भेजा गया होता है। यहाँ मैथ्यू और आइजक काफी घंटों से झाड़ी और पत्थरों के बीच लेटे होते हैं और वहीं से साइड पे नजर रख रहे होते हैं। और इन दोनों को ऐसा करते 20 घंटे से ऊपर हो चुका होता है, लेकिन अभी तक इन्हें साइड पे कोई भी हलचल दिखाई नहीं दे रही थी। और एक ही पोजीशन में लेटने की वजह से मैथ्यू की हालत अब खराब हो रही थी। इसलिए वह साइड पे पड़ी सभी बॉडीज को देखने के बाद अपने साथी आइजक से कहता है कि मुझे लगता है कि शायद वो लोग हमारे साथियों को मार के यहाँ से चले गए। लेकिन आइजक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम वहीं पे बने रहो, क्योंकि दुश्मन हमसे भी ज्यादा चालाक और खतरनाक हो सकता है। आइजक साथ में ये भी बताता है कि हमारे सभी साथियों को हेडशॉट देके मारा गया है और ये काम शायद इराक के प्रोफेशनल स्नाइपर जुबा का हो सकता है। लेकिन मैथ्यू कहता है कि 30 सेकंड में इतने लोगों को मारना संभव नहीं है। अब ऐसे ही बात करते हुए ये लोग काफी देर तक इंतजार करते हैं, जहाँ मैथ्यू का सब्र अब टूट जाता है और वो आइजक को कहता है कि मुझे कवर दो, मैं नीचे जाके चेक करके आता हूँ कि वहाँ के हालात कैसे हैं। अब ये बात सुनकर आइजक तो उसे मना करता है, लेकिन मैथ्यू नहीं मानता और आइजक ये भी कहता है कि मेरे स्कोप में साफ दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं तुम्हें ठीक से कवर नहीं दे पाऊंगा। पर ये बात सुनकर मैथ्यू उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि अपनी गन चेंज कर लो। पर आइजक उसे गन चेंज करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि ये गन उसके मरे हुए दोस्त की होती है, जिसकी आखिरी निशानी आइजक के पास होती है। दूसरी तरफ मैथ्यू साइड पे पहुंच गया होता है, जहां वो बॉडीज को बड़े ध्यान से देखता है, तो समझ पाता है कि इन सबको हेडशॉट दिया गया है। अब ये देखकर मैथ्यू को समझ आ जाता है कि शायद ये काम जुआ का ही है। अब मैथ्यू जगह को बड़े ध्यान से देखने लगता है कि आखिरकार उस स्नाइपर ने कहां से बैठ के इन्हें शूट किया है, और ऐसा करते हुए थोड़ा कवर से बाहर चला जाता है, जो देखकर आइजक कहता है कि तुम्हें थोड़ा कवर में रहना चाहिए, क्योंकि इसे शक होता है कि शायद वो स्नाइपर अभी भी छुपा हुआ है। लेकिन इसी बीच मैथ्यू को अचानक आगे गोली लगती है, जिसकी वजह से वही तुरंत वो नीचे गिर जाता है। अब ये देखकर आइजक कवर से बाहर निकलता है और गोलियों से बचते अपने दोस्त के पास जाता है, लेकिन तभी वो स्नाइपर आइजक के पैर में भी शूट कर देता है, जिसकी वजह से आइजक घायल हो जाता है और वो अपनी जान बचाने के लिए एक टूटी दीवार के पीछे जल्दी से जाके छुप जाता है और अपने साथी को कहता है कि ज्यादा हिलना मत, नहीं तो वो तुम्हें शूट करके मार देगा, जितना हो सके उतना मरने का नाटक करो। इस पर मैथ्यू कहता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, तो जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी बैकअप बुलाओ। दूसरी तरफ आइजक के पैर से भी लगातार खून बह रहा होता है, जिसे वो रोकने के लिए एक बेल्ट का सहारा लेता है और ऐसा करते उसके खून का बहाव थोड़ा कम हो जाता है। अब आइजक जल्दी से रेडियो निकाल के अपने साथियों को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो को देखने के बाद वो समझ जाता है कि स्नाइपर ने उस रेडियो के एंटीना को तोड़ दिया है। ये देख के वो समझ जाते हैं कि वो स्नाइपर कितना ज्यादा चालाक है। आइजक अपने दोस्त से हिम्मत रखने के लिए कहता है। दूसरी तरफ वो ये भी सोच रहा था कि वो स्नाइपर आखिर है कहाँ, इसलिए आइजक उसे देखने के लिए दीवार में चाकू से छेद करने लगता है, लेकिन तभी वो ढेर सारे पत्थर उसके हाथ पे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उसका ये प्लान भी फेल हो जाता है। इधर मैथ्यू को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी राइफल के पास पहुंचने का प्रयास करता है, पर ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। इधर आइजक ने जो बेल्ट पैर में बांधा होता है वो कोई विशेष काम नहीं आता। इस सिचुएशन को देखते हुए आइजक अपनी गोली निकालने का प्रयास करता है, लेकिन इन सब में आइजक को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है, पर आखिरकार वो अपनी गोली को निकाल ही लेता है। पर तभी अचानक आइजक को रेडियो में से हलचल सुनाई देती है, जिससे वह हैरान हो जाता है कि रेडियो तो टूट गया था। उस रेडियो में सामने वाला बंदा खुद को बड़ा अधिकारी बताता है, और ये बात सुनते ही आइजक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उस अधिकारी को अपनी करंट सिचुएशन के बारे में बताने लगता है और यहाँ जल्द से जल्द मेडिकल सुविधा भेजने के लिए कहता है। पर वो अधिकारी आइजक से ढेरों सवाल करने लगता है और कहता है कि तुम अपनी मुझे करंट लोकेशन बताओ। अब ये बात सुनकर आइजक को थोड़ा शक होता है। अब वो अधिकारी कहता है कि हवा में फायर करो ताकि हमारा हेलीकॉप्टर तुम्हें देख सके, और आइजक कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये हमारे प्रोटोकॉल के बाहर है। इनकी बातों के बीच में आइजक को उस अधिकारी की भाषा में थोड़ा गड़बड़ दिखाई देती है, जो कि एक अमेरिकी ना होकर बल्कि इराकी भाषा में बोल रहा होता है, जिससे आइजक तुरंत ही समझ जाता है कि ये कोई अमेरिकी अधिकारी नहीं है, बल्कि ये इराकी स्नाइपर जुबा है। और तो और उसने इनकी रेडियो की फ्रीक्वेंसी को हैक करके इनकी सारी बातों को सुन लिया। अब जुआ भी समझ जाता है कि आइजक को सच्चाई पता चल गई है, इसलिए वो उसे कवर से बाहर निकलने के लिए कहता है। लेकिन आइजक कहता है कि तुम मासूम लोगों को क्यों मार रहे हो, ये लोग तो इस साइड पे काम करने वाले मासूम लोग थे। और जुआ कहता है कि इस पाइपलाइन से जितना पैसा बनाया जाता है सब अमेरिका भेज दिया जाता है, जिससे हम लोग तो ऐसे ही रह गए, लेकिन तुम लोग दिन ब दिन अमीर होते गए, और यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं तुम जैसे लोगों को मारना चाहता हूँ। अब आइजक दीवार की छेद से देखता है कि पास ही पड़ी बॉडी के पास एक रेडियो
रखा है जिसे वह आगे बढ़कर लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो रेडियो थोड़ा कवर के बाहर होता है। इसलिए आइजैक एक लकड़ी से जुगाड़ बनाता है जहाँ उसे बीच में पड़ी एक बोतल दिखाई देती है जिसे वो लकड़ी के सहारे अपने पास लाता है। लेकिन वो देखता है कि इस बोतल में थोड़ा भी पानी नहीं होता और ध्यान से देखने में पता चलता है कि इस बोतल में तो गोली मारी गई है। अब जुआ आइजैक को कहता है कि मैंने इस बोतल में गोली मारी है और ये भी कि तुम्हारा दोस्त मैथ्यू अब धीरे धीरे मर रहा है और मैं चाहता तो तुम्हें भी जान से मार सकता था, तो ये सोचने की गलती बिल्कुल न करना कि मेरा शॉट मिस हो गया। अब ये सब बातें सुन के आइजैक तो समझ जाता है कि जुबा ने इन पे शुरू से ही नजर रखी हुई है और वो चाहता तो इन्हें पहले ही मार सकता था, पर अब लगता है कि वो अपने काम में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है, इसीलिए उसने इन दोनों को कठिन स्थिति में डाल दिया ताकि वो कुछ देर तक इनके मजे ले सके। इधर आइजैक को अपने जख्मों को देख के एक आइडिया आता है और उसने जिस गोली को निकाला होता है वह उसे बड़े ध्यान से देखने लगता है और उस बुलेट को देखने के बाद ही वह समझ पाता है कि जुबा के पास कौन सी गन है और उस गन का रेंज कितना है। उस हिसाब से आइजैक उसकी लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करता है, जहां आइजैक को आसपास देखने के बाद ऐसा लगता है कि शायद जुबा उस बड़े से मलबे के अंदर छुपा हुआ है, इसलिए वो उस ढेर को बड़े ही ध्यान से देखने लगता है। लेकिन फिलहाल तो उसे कोई भी वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होता, पर आइजैक को इतना तो अंदाजा हो जाता है कि जुबा वहीं कहीं आसपास छुपा हुआ है। अब धीरे धीरे वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था और साथ ही आइजैक के पैर से खून बह रहा था और ना ही उसके पास कोई खाना था और ना ही पीने के लिए पानी, जिसकी वजह से आइजैक का शरीर पानी की वजह से डिहाइड्रेट हो जाता है और ऐसा ही अगर चलता रहा तो वो कुछ ही पलों में मर जाएगा। और ये सब बातें आइजैक जानता था, इसलिए वह हार नहीं मानता और वो जुबा को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फिर से एक जुगाड़ लगाता है। लेकिन जुबा उसकी इस चालाकी में नहीं फंसने वाला था क्योंकि वो एक शातिर खिलाड़ी था और वो इसके ऊपर फायर नहीं करता। लेकिन आइजैक की इस बेवकूफी की वजह से उसका हेलमेट दीवार के दूसरी ओर गिर जाता है, जिस बात को लेकर आइजैक काफी टेंशन में जाता है क्योंकि अब उसके सर को कवर करने वाला कवच भी नीचे गिर गया था। आइजैक के साथ जो कुछ भी हो रहा था, लेकिन परिस्थिति के अनुसार वो और भी ज्यादा हिम्मती होता जा रहा था, इसलिए वो रिस्क लेकर उस मरे हुए आदमी के पास जाता है और उसके पास से वही रेडियो और बैग लेके आ जाता है। लेकिन इस काम में बहुत ही ज्यादा खतरा था। अब आइजैक जब उस बैग को खोलता है तो उसमें उसे कैंडी मिलती है जिसे वो फटाफट खा जाता है, लेकिन जब उस रेडियो को चेक करता है तो देखता है कि वो रेडियो भी खराब होता है, जिससे आइजैक की ये उम्मीद भी टूट जाती है। अब आइजैक को समझ नहीं आता है कि वो आखिरकार करे क्या, पर तभी उसे अपने फ्रेंड मैथ्यू की आवाज आती है जो कि भाग्य से अभी भी जिंदा था और वो सीधा होश में आने के बाद आइजैक से लोकेशन पूछता है। तो आइजैक उसे पूरी कहानी बताने के साथ साथ उसे लोकेशन भी बता देता है, जिस बात को समझ के मैथ्यू पास ही पड़े एक कांच को उठाता है और वह उसके द्वारा उस बड़े से ढेर में देखता है, जिसके बाद वो अपनी राइफल को भी धीरे धीरे उठाने की कोशिश करता है और थोड़ी हिम्मत करने के बाद वो अपनी पोजीशन ले लेता है और ऐसा करने के बाद वो उस ढेर में अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है और इधर साथ ही साथ आइजैक भी हवा में फायरिंग करने लगता है और ये ऐसा इसलिए करता है ताकि जुबा को ऐसा लगे कि वो ही फायरिंग कर रहा है। लेकिन जुबा इनकी ट्रिक को समझ जाता है और वो मैथ्यू के कंधे में गोली मारता है और मैथ्यू फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इधर आइजैक अपने दोस्त को हिम्मत ना हार के आगे बढ़ने के लिए कहता है और तभी जो मैथ्यू के सर में गोली मार के उसकी हत्या कर देता है, जिस बात का आइजैक को बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि उसका दोस्त उसके ही सामने मारा गया और वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। जुबा कहता है कि मैं बगदाद में एक बहुत ही अच्छा टीचर हुआ करता था, लेकिन फिर एक दिन अमेरिकी सेना ने हम पे हमला किया जिसमें मेरा स्कूल तो तबाह हो ही गया, लेकिन मेरे सभी बच्चे मारे गए और फिलहाल तुम जिस दीवार के पीछे छुपकर बैठे हुए हो वही मेरा स्कूल हुआ करता था। जुबा की ये बात सुनकर आइजैक कहता है कि मैं हार मानता हूँ और मुझे यहाँ से जिंदा अपने घर वापस जाना है, जिस बात को सुनकर जुबा उसे कहता है कि तुम कवर से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। लेकिन आइजैक को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। अब जुबा आके उससे ये भी कहता है कि जब लड़ाई खत्म हो चुकी थी तो तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे थे। अब इस बात को सुनकर आइजैक सोच में पड़ जाता है कि कहीं उसे जानबूझ के इस ट्रैप में फंसाया तो नहीं गया। इसी बीच रेडियो से फिर से एक बार हलचल होती है, जहाँ रेडियो में हो रही बातों को आइजैक पूरी तरह से सुनता है, लेकिन वो किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकता था क्योंकि उस रेडियो में तकनीकी खराबी हो चुकी थी, जिसकी वजह से बातें तो सुन सकता था लेकिन वो अपनी बातें अपने साथियों तक नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन इससे बड़ा धक्का तो उसे तब लगता है जब जुबा आइजैक बनकर उसके बेस से बात करता है और जल्द से जल्द यहाँ पे हेल्प भेजने की मांग करता है। इससे हम समझ पाते हैं कि उसने अमेरिकी सेना की फ्रीक्वेंसी को भी हैक कर लिया। अब इसी बीच कमजोरी की वजह से आइजैक बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तब उसके घाव को एक कौवा खा रहा होता है, जिसे भी भगा के जल्दी से पूरी तरह से होश में आता है और वो फिर से एक बार ट्राई करने का सोचता है। इसलिए वो एक रस्सी के सहारे मैथ्यू को गन को अपने पास लाता है और तभी वो देखता है कि उसकी मदद करने वाले लोग उसके पास आ रहे हैं। लेकिन ये देख के आइजैक काफी घबरा जाता है क्योंकि ये सब एक ट्रैप था, इसलिए आइजैक किसी भी तरह से इस ट्रैप को रोकना चाहता था। अब वह अपना दिमाग लगा के सामने की दीवार को ढकेल देता है, जिसके गिरने से डस्ट की वहाँ पे एक मोटी लेयर बन जाती है और कुछ देर के लिए जुआ का जो रास्ता होता है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर आइजैक अपनी पोजीशन ले लेता है और उस मलबे पर ढेरों फायर करता है, जिसके बाद वो सीधा वहाँ पे खड़ा हो जाता है और सामने से उस पर कोई भी फायर नहीं करता, जो देख के वो समझ जाता है कि शायद जुआ मारा गया है और अब तक उसकी बैकअप टीम भी पहुंच चुकी होती है, जो कि उसे उठाकर अपने हेलीकॉप्टर में वहाँ से
लेके जाती है, पर आइजैक उन्हें जुआ के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन हेलीकॉप्टर की पंखे की आवाज बहुत ही तेज होती है, जिसकी वजह से किसी को समझ नहीं आता। अब ये लोग थोड़े ही ऊपर गए होते हैं कि तभी इन पे फिर से हमला होता है, जिसकी वजह से इनका हेलीकॉप्टर पूरी तरह से क्रैश हो जाता है और उन सभी के साथ साथ आइजैक भी मारा जाता है। और इसका मतलब ये है कि जुआ भी जिंदा है और उसने आइजैक पे इसलिए गोली नहीं चलाई क्योंकि वह आइजैक के साथियों को फंसने का इंतजार कर रहा था और उसका प्लान इन सबको एक साथ मारने का था। शायद इसके बाद भी जुआ अमेरिकी सेना बन के बैकअप बुलाए और जिस तरह से इन लोगों को मारा उस तरह से मारते जाए। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।